हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा ये जो टॉपिक है ये एसएसटी का है और एसएसटी में हिस्ट्री का है। और ये क्लास 10th में जो चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, हम सब पढ़े हो, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। आज उसका हम पूरा सारांश अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और साथ साथ समझेंगे। देखिए, अगर भारत में राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो सबसे पहले यहां हमें जो पढ़ना है और जो समझना है वो हम समझते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन मतलब परिचय समझेंगे कि इंट्रोडक्शन भारत में राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस चीज के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, हमने पढ़ाया आपको इंट्रोडक्शन, भारत में राष्ट्रवाद का परिचय हम लोग अभी जानेंगे। ये देखिए, परिचय में भारत में राष्ट्रवाद हम सब लोग, अगर आप किताब पढ़े होगे, पहले मैं आपको एक ही सलाह देता हूं कि आप किताब का अध्ययन करो। किताब में भारत में राष्ट्रवाद और सहयोग आंदोलन, रॉलेट एक्ट, ढेर सारे चीज हैं, ढेर सारे टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक्स को पढ़ो। और जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते एसएसटी पढ़ने में कि एसएसटी क्या है, तो एक सच बात बताऊं, सबसे इंटरेस्टेड आगे अगर आपको कोई भी चीज में काम आता है ज्यादा से ज्यादा, तो वो एसएसटी का ही पोर्शन है जो आपको काफी दिलचस्प बनाता है, रोचक बनाता है और आपके हर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मदद करता है। तो इसीलिए अच्छे से, ईमानदारी से हर विषय को अपना 100% देके पढ़ाई करने की कोशिश करना चाहिए। तो आज हम भारत में राष्ट्रवाद पढ़ते हैं। देखिए, हमारा ये टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले परिचय की दुनिया में आते हैं, परिचय जानते हैं। तो इस परिचय में हमने ये पहले जो पढ़ा था भारत में यूरोप में राष्ट्रवाद, तो हमने देखा, जैसा कि आपने देखा, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद राष्ट्र राज्यों के गठन के साथ जुड़ा हुआ था। राष्ट्र राज्यों के गठन के साथ क्या हुआ था? जुड़ा हुआ था। ठीक है, कहां? तो यूरोप में। हम सब लोग जानते हैं, यूरोप, जर्मनी, हिटलर, इस सब के बारे में जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में ढेर सारी चर्चा, उस पर भी वीडियो बनेगी हमारी। ये चलिए, अब आगे देखिए। इसका मतलब लोगों की समझ में बदलाव भी था कि वो कौन थे और उनकी पहचान और अपने अपने की भावना की परिभाषित करता था। और इनका मानना था कि कौन लोग हैं, कैसे हैं, क्या है, नहीं है, सभी का अपने अपनी सबका पहचान था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब लोग हम ये देखेंगे, यूरोप के राष्ट्रवाद में ये सब देखें। देखिए, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में। देखिए, पहले नए प्रतीक, न्यू सिंबल्स, नए आइकन, न्यू आइकन्स, नए गाने, नए विचार, ठीक, नए लिंक बनाए गए, नया ग्रुप बनाया गया और समुदायों की सीमाओं को फिर से परिभाषित किया। समुदायों की जो सीमा थी उसको फिर से क्या किया गया? परिभाषित किया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब आगे देखिए क्या है। हम ये जानते हैं, ये मैप है। देखिए, अधिकांश देशों में इस राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। राष्ट्रीय पहचान, जब आप आगे पढ़ोगे ना, कोई चीज की तैयारी करोगे, किसी यूपीएससी, किसी सिविल सर्विस वाले बच्चों को देखोगे तो एक सब्जेक्ट होता है जिसको कहते हैं आईआर। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन। क्या कहोगे? इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंध। ये एक टॉपिक होता है जो लेना पड़ता है, सब्जेक्ट होता है अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में। ठीक है, तो वहां देखिए, हम सब लोग ये जानते हैं कि अधिकांश देशों में देश की राष्ट्रीय पहचान, जो राष्ट्र में जो अपनी पहचान होती है, वो एक निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी। वो शॉर्टकट मेथड नहीं था कि तुरंत हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या है। अब सबसे पहले ये प्यारा भारत जो तिरंगा है हमारा, जरा आप इसको समझिए। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि ये यूरोप में था, यूरोप में ऐसा था। तो ये फिर भारत में कैसे उभरा, कैसे उभरा, इसके बारे में जानते हैं कि भारत में इस चेतना का उदय, चेतना कैसे उभरी, यह चेतना या लोगों में जागरूकता कैसे पहुंची, इसके बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, अब आइए, आपसे पूछा जाएगा कि यह जो हमारा तिरंगा है, इस तिरंगे में जो चक्र होता है उसमें कितनी ये होती तिलियां, तो याद रखना 24। यहां से भी आता है क्वेश्चंस। ठीक, अब आगे बढ़िए।
सबसे पहले देखिए, आपको इधर भारत का दिख रहा है मैप, ठीक है। देखिए, सबसे पहले है कि भारत में जैसा कि वियतनाम और अन्य उपनिवेशों में था, अन्य जगहों पे था, आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों के घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। घनिष्ठ मतलब एकदम घनिष्ठता से दोनों का संबंध है, दोनों एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपको देखिए, ये फोटो है, दिखाया गया फोटो में आपको आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास जो उपनिवेशवाद से घनिष्ठ संबंध है, इसको जुड़ा हुआ, उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़िए, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये आपको क्या लगता है, किसी मतलब प्रोटेक्स, इसको ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई धरना दिखता है, कहोगे ये ह्यूमन चेन बना दिया है, या फिर प्रोटेस्ट है, या फिर कोई जुलूस में कहा, या फिर कोई धरने में कहा। देखिए क्या है कि लोगों में उपनिवेशवाद के साथ अपनी संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज शुरू कर दी। वी नो डैट, हम सब लोग जानते हैं कि एकता में बल होता है। अगर एक साथ संघर्ष किया जाए तो अच्छे अच्छे तानाशाह को भागना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है जगह को। तो वही है, क्या लोगों ने उपनिवेशवाद के साथ साथ मतलब साथ अपने संघर्ष की प्रक्रिया में अपनी एकता की खोज शुरू कर दी। एकता, यूनिटी की खोज क्या कर दी, शुरू कर दी। लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे चर्चा करे उस चीजों पर, ठीक। अब देखिए आगे क्या है। देखिए, उपनिवेशवाद के तहत, किसके तहत, उपनिवेशवाद के तहत उत्पीड़ित होने की भावना ने एक साझा बंधन प्रदान किया। एक क्या किया, साझा बंधन प्रदान किया, जिसने कई अलग अलग समूहों को एक साथ बांध दिया। कहने एक अलग अलग समूह को एक साथ क्या करने का काम किया, बांधने का काम किया, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अगला जो है प्रत्येक वर्ग, आप जरा इसको समझिएगा। प्रत्येक वर्ग का मतलब, वर्ग का मतलब आप समझो, वहां क्लास समझो, मतलब जाति समझो, समूह समझो, कुछ भी समझ लो। प्रत्येक वर्ग और समूह ने उपनिवेशवाद के प्रभावों को अलग अलग तरीके से क्या किया, महसूस किया। सब आदमी एक तरीके से थोड़ी ना महसूस कर सकता। हमारी 5 उंगलियां 5 प्रकार की अलग अलग है, साइज की अलग अलग, तो उसी प्रकार से अलग अलग तरीके से क्या किया, महसूस किया। उसके अनुभव विविध थे। विविध का मतलब अनेक प्रकार के थे। भाई किसी का कुछ मानना, किसी का कुछ और मानना, हमारा मानना कुछ और हो सकता, उनका मानना कुछ और हो सकता है, सबका मानना अलग अलग था। स्वतंत्रता की उनकी धारणाएं हमेशा समान नहीं थी। हम सब लोग जानते हैं कि भाई देश को आजाद कराने में गांधी जी का जितना योगदान था, उतना ही योगदान जो कम उम्र में ही फांसी पे चढ़ गया, सुभाष चंद्र बोस, उसके बाद क्या है, खुदीराम बोस, बहुत सारे नाम हैं, जितने भी हमारे सुखदेव, सबका नाम समझ ही रहे कि सबके अलग अलग थॉट थे, अलग अलग मानना था। अब हम ये जानते कि गांधी जी भाई एकदम नरम दल के थे। उनका मानना थे कि अगर हमको कोई मार रहा है तो उसको हम मार के बदले मार से जवाब नहीं देंगे, हाथ जोड़ेंगे। पर सुभाष चंद्र बोस हो, जो गरम दल के नेता थे, भगत सिंह, ये सब नहीं ऐसा मानते थे। ये सब तो सबकी समान मतलब जो सोच है एक जैसे कभी नहीं हो सकती। हम माँ बाप के 4-5 बच्चे अलग अलग थॉट के होते हैं, अलग अलग रूप रंग के होते हैं, तो सब एक नहीं हो सकता। देखिए गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, ढेर सारे नेताओं का विचार, व्यक्तित्व अलग अलग था, एक कतई कभी नहीं हो सकता है। सबकी आइडियोलॉजी एक जैसी कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है। देखिए सबसे पहले क्या हम जानते हैं कि हमारे देश में जो अगर कोई भी चीज अगर आजादी के रूप में, आजादी के लिए जो संघर्ष करने की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब लोग जानते हैं। आईएनसी पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनत से पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे और इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को एक आंदोलन के भीतर एक साथ बनाने की कोशिश की। एक साथ बनाने की क्या की कोशिश की कि एक साथ रहेंगे तो रिजल्ट बढ़िया होगा। लेकिन संघर्ष के बिना एकता नहीं उभरी। कभी भी कहते हैं ना भाई, जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो संघर्ष के बिना एकता नहीं उभरी, सभी को संघर्ष करना पड़ा, तो वहां पे फिर एकता उभरी। देखिए जैसे देखिए सभी लोगों ने संघर्ष किया। अब आइए देखिए,
हम देखिए यहां कहते हैं कि पिछली पाठ्य पुस्तक में आप 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक भारत के राष्ट्रवाद के विकास बारे में पढ़ चुके होंगे। ऐसा नहीं कि आप इससे पहली बार परिचित होते हैं, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ द बच्चे एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स क्या करते हैं भाई कि एसएसटी को या एसएसटी में जितने भी विषय आते हैं उसको एक नोट्स की तरह दे देते हैं। मैं कतई आपको यह सलाह नहीं दूंगा कि नोट्स की तरह पढ़ो। जिस प्रकार जितनी शिद्दत से आप मैथ पढ़ते हो, जितनी शिद्दत से आप साइंस पढ़ते हो, उतनी ही शिद्दत से एसएसटी भी पढ़ो और बारी बारी से पढ़ो। तो पिछली पाठ्य पुस्तक, पिछली किताब में आपने इसके बारे में 20वीं शताब्दी प्रथम दशक भारत राष्ट्रवाद के विकास के बारे में पढ़ चुके होंगे पढ़ने वाले बच्चे। देखिए अब आगे देखिए क्या है इस अध्याय में। अभी जो है इस अध्याय में हम 1920 के दशक की कहानी लेंगे। कब की कहानी लेंगे? 1920 के दशक की, मतलब 1920 ईस्वी के दशक की कहानी लेंगे और असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अध्ययन करेंगे। यहां से एक एक टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनेगा और आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और एग्जाम में आते रहते यहां से क्वेश्चंस, एकदम बारी बारी से एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले गांधी जी है, इनका कहना था कि हम पता लगाएंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे विकसित करने की कोशिश की थी। यहां हम पता लगाने की कोशिश ये करेंगे कि हमारे देश की आजादी में कांग्रेस का कितना बड़ा योगदान, अहम योगदान रहा है। तो अपने उस आंदोलन को कैसे इन्होंने विकसित करने की कोशिश की और देश की आजादी में इन्होंने मतलब अपनी अहम भूमिका निभाई। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सब लोग जानते हैं कि तरह तरह से अंग्रेज का विरोध किया गया। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो हमारे देश को गुलाम बना लिया। तो हम आजादी कैसे पाए? तो देखिए क्या है, साइमन गो बैक वगैरह वगैरह का नारा सब सुने होंगे। आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे भाग लिया था उसके बारे में जानते हैं। देखिए एक होता है लोगों का पहले ब्रेन वॉश करना, होता ना। आजकल टीचर का काम हो गया कि बच्चों का माइंड वॉश करते कि यहां नहीं, यहां नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, वैसा पढ़ो, तुम ये सब्जेक्ट नहीं, ये सब्जेक्ट ले लो और फलाने नहीं चिलाने टीचर के पास पढ़ो। ऐसा ब्रेन वॉश बच्चों का करते हैं। लेकिन बच्चों तो बच्चों साथ साथ गार्जियन का भी करने लगे हैं। लेकिन पहले हम जो पढ़ रहे हैं तो आंदोलनों में कैसे, तो ये एक अच्छे समाज के लिए एक अच्छी पहल नहीं है। बच्चों को आजाद रहना चाहिए और कैसे पढ़े नहीं पढ़े, क्या पढ़ रहा है, किस प्रकार से वो पढ़ेगा, उसकी खुद की अपनी मेंटेलिटी होनी चाहिए, खुद सोचना चाहिए। ठीक है, तो देखिए उन्होंने आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने कैसे भाग लिया उस चीज के बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे। देखिए क्या है, कैसे राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। लोगों को किस हिसाब से बताया, लोगों की इमेजिन जो पावर है, कल्पना करने की जो पावर है, उस पर कैसे राष्ट्रवाद ने कब्जा कर रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, किसके दौरान? राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ उसके दौरान सड़कों पर सामूहिक जुलूस एक आम विशेषता बन गई थी। ठीक है, जो मतलब आंदोलन किया गया तो सड़कों पर भीड़ इकट्ठा होना, यह सामूहिक जुलूस, बड़ा बड़ा भीड़ लगना, बहुत सारे लोग तादाद में लोग आना, ये एक आम बात बन गई थी, आम विशेषता थी। ठीक, अब संघर्ष का मतलब वही होता है ना। अब आगे देखिए क्या है, अब यहां बात बनता है कि भारत में राष्ट्रवाद जो हुआ उस समय में प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, ये उसी में का दूसरा टॉपिक है, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक, देखिए हम सब लोग जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। कब? 1919 मतलब 1919 ईस्वी के बाद की बात है, ये सब कही गई है। ठीक है, कब की बात है? 1919। हम सब लोग जानते हैं भाई, आप लोग बताओ कि प्रथम विश्व युद्ध पढ़े होगे, 9th में भी पढ़े होगे, सब पढ़े होगे, जीके जिसम पढ़े होगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेके 1918 तक चला था। कब तक? 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आप मुझे बताओगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध देखिए उसमें क्या हुआ ना, 1919 के बाद के वर्षों में राष्ट्रीय गति करने के लिए फैल गया, नया क्षेत्र फैल गया, उल्टा लिखा गया, राष्ट्रीय गति करने के लिए नया क्षेत्र क्या हुआ? फैला।
निगमित नया सामाजिक समूह बना और नए तरीके विकसित किए गए, मतलब कठिन लक्ष्य था वो विकसित फिर भी किया गया। आगे देखिए, अब आता है कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग, इन घटनाओं को हम कैसे समझते हैं इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। क्या निहितार्थ है कि उनके पास था, उनके पास क्या था, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन में क्या क्या हमें कठिनाइयां फेस करना पड़ा, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, उस चीज के बारे में समझते। आइए, ये आप देख रहे हैं, इधर यूनाइटेड किंगडम है, इधर डेनमार्क है, इधर स्वीडन है, इधर नॉर्वे है, इधर जर्मनी है, इधर फ्रांस है, उधर स्पेन है, पुर्तगाल है ना, बहुत सारा आपको देश, ऑटोमन एम्पायर है, ये रशियन एम्पायर है, ठीक है। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया है, नो 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 नो, ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, इटली है ना, ये सब आप देख रहे हैं, ग्रीस है इधर, ये मतलब मैप है। तो सबसे पहले बात करा जाता है कि सबसे पहले युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक मतलब स्थिति पैदा की। सबसे पहले जो युद्ध हुआ तो आर्थिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्थिति पैदा की। युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि कौन किसके साथ है, ये भी पता चला, और आर्थिक का मतलब अब कोई लड़ाई झगड़े में फंसा हुआ तो क्या होगा, इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ जाएगी, तो वो भी वहां पे पैदा हुआ। अब आगे देखिए, इसके कारण, उसके कारण क्या क्या हुआ। देखिए, जब युद्ध होगा भाई, लड़ाई होगा, बर्बाद होगे, तो दोनों तरफ से बर्बाद होगा, तो उसमें बहुत सारी लोगों, देखिए इसके क्या मतलब, इसके कारण क्या हुआ, रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिससे युद्ध ऋणों द्वारा वित्त पोषित किया गया था। जैसे ही होगा तो भाई रक्षा व्यय में तो ज्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा। टैक्स बढ़ाना, क्या बढ़ाया गया, जो टैक्स होता है वो टैक्स बढ़ाया गया, सीमा शुल्क बढ़ाया गया, आयकर की शुरुआत की गई, इनकम टैक्स लगाया गया, है ना, कस्टम, इनकम टैक्स, सब जानते हो, ये सब लगाया गया, टोटल चीज की शुरुआत की गई, ठीक है। उसके बाद आइए, ये सब बढ़ रहा था भाई, टैक्स लगा, टैक्स बढ़ा, लोगों में एकदम दरिद्रता आई। आइए देखिए क्या है, सैनिकों की आपूर्ति के लिए गांवों को बुलाया गया। अब जब लड़ाई हुई, जब सैनिक कम हो रही थे, तो लोग मतलब गांवों को बुलाया गया, और ग्रामीण क्षेत्रों में, कौन क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जर्मन भर्ती के व्यापक क्रोध पैदा किया। मतलब जबरदस्ती फौज में भर्ती करी जाती थी कि तुम आओ, फौज में भर्ती हो और देश के मतलब हित में युद्ध करो, ये कहा गया। तो इसका जो हुआ, गांव इलाकों में मतलब विरोध हुआ, क्रोध हुआ कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम मरने नहीं जाएंगे। अब आगे देखिए, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा औपनिवेशिक राज्यों लोगों को मजबूर सेना में, उसी को कहते जबरन भर्ती किया गया। वही है कि बुलाया गया, गांव को बुलाता था और कहता था कि भाई तू फौज में भर्ती हो जा। आप देखो, दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी फौज में भर्ती होने के लिए, और ऊपर से अग्निवीर योजना ला देते हैं 4 साल के लिए। देखो दुखद बात है कि नहीं है। अब आगे देखिए क्या है, देखिए उसके बाद है कि 1918 और 1919 के दशक में, 1819 और 20 से 21 में भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई थी। क्या हो गई थी, उसके बाद क्या हो गया, आपसे पूछा जाएगा तो कहोगे 1918 और 1919, उसके बाद 1920 और 1921। मतलब इस अंतराल में भारत की हर जगह की फसलें करीब करीब क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की काफी क्या हो गई, किल्लत हो गई, कमी हो गई, और लोग उससे क्या होने लगे, जूझने लगे। सबका देगची वगैरह वगैरह सब टोटल का टोटल खाली रहने लगा। अब आगे देखिए क्या है, यह एक उसके बाद फिर क्या हुआ, ये एक इन्फ्लुएंजा महामारी का साथ था। उसके बाद क्या हो गया, इन्फ्लुएंजा महामारी जो था वो भी आ गया। कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो सब तरफ से घिर जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा भाई, कोविड झेला, कोविड के जस्ट बाद उसी साल इतना बाढ़ आया, तरह तरह का बहुत सारे रोड टूट गए एक ही साथ सब। उसके बाद देख लीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा कौन, इन्फ्लुएंजा महामारी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के परिणाम स्वरूप 12 से 13 मिलियन लोग मारे गए थे। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 1921 के जनगणना के अनुसार, किसके, 1921 के जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी से कितने लोग मारे गए थे, तो 12 से 13 मिलियन। और मिलियन जानते हो ना, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। सोच लीजिए कितने लोग मारे गए थे, समझ रहा। अब आगे देखिए क्या है, इसी प्रकार से बीमारी हो जाता था और लोग दुबले पतले होकर, अकाल, पूरी फसल खराब हो गए थे, उसके कारण लोगों की क्या होने लगी, डेथ होने लगी, और वहां पर महामारी का एक रूप भी ले लिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लोगों को उम्मीद थी, क्या थी,
लोगों को उम्मीद थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी कठिनाइयां समाप्त हो जाएगी। भाई कहते हैं ना कि होप्स नेवर डाइज, मतलब आशाएं, उम्मीद कभी मरती नहीं और उम्मीद पे दुनिया जिंदा होता है। तो लोगों का यह मानना था कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा तो हमारी जो कठिनाइयां हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश कहिए, अच्छी किस्मत का ना होना, अच्छे वक्त का ना होना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। युद्ध भी मतलब खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी लोगों के हालात नहीं बदले, स्थितियां नहीं बदली। ठीक है, उसके बाद आइए, इस स्तर पर एक नया नेता प्रकट हुआ और संघर्ष का एक नया तरीका सुझाया। कहते हैं भाई, जब वक्त खराब होगा, स्थितियां खराब होगी, आप परेशानी में होंगे, तो आपको जो सलाह देगा, जो कुछ कहेगा, वो हर एक एक चीज मानने को तैयार हो जाते हो, होते हो कि नहीं होते हो। तो उसी प्रकार इस स्तर पर एक नेता प्रकट हुआ और संघर्ष का एक नया तरीका सूझा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमें संघर्ष करना होगा और हम संघर्ष करेंगे नए तरीके से, तब वहां जाके हमको क्या मिलेगी, जीत मिलेगी। और यह स्ट्रगल लंबा होगा, कोई भी चीज शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता है। शॉर्ट टाइम के लिए प्रसिद्धि या कोई भी चीज उस ज्यादा दिन नहीं टिकता है। ठीक है, तो उन्होंने एक, देखिए वो नेता, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं भारत में राष्ट्रवाद और वो सत्याग्रह पर विचार। किस पे, सत्याग्रह पे विचार की बात करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद और वो सत्याग्रह पे विचार, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जरा आप आगे समझेंगे। देखिए, पहला है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आपसे पूछा जाएगा कि भाई महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब, मतलब दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए, 10 जनवरी 1915। ऐसे तारीख पूछा जाता है, मतलब ईयर पूछा जाता है 1915, वो भी कब, तो जनवरी 1915। तो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, वी नो दैट सत्याग्रह मतलब जो सत्य, जो रास्ता हो, मतलब गांधी जी का एक ही मानना था कि भाई सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलो, विरोध करना है लेकिन गलत तरीकों से नहीं, मार काट पीट दंगा फसाद नहीं, सही राह पे जाके। ठीक है, तो महात्मा गांधी कब वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो 1915 में। एकदम नोट रखेगा, एकदम ख्याल रखेगा, क्वेश्चंस बनता रहता। आइए, जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, पता ही है, मैंने पहले ही चर्चा कर रखा है, जहां उन्होंने जन आंदोलन की एक अनूठी विधि के साथ, कौन, जन आंदोलन अनूठी विधि के साथ नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक क्या किया, मुकाबला किया। सफलतापूर्वक क्या किया, मुकाबला किया कि नस्लवादी शासन, नस्लवादी शासन का मतलब कि जो हम पे बारी बारी से, मतलब वही उसका खानदान पूरे हम पे राज करेगा। नस्लवादी, एक राज किया फिर दूसरा करेगा, फिर दूसरा करेगा, उनके खिलाफ सफलतापूर्वक क्या किया, मुकाबला किया, जिसे उन्होंने सत्याग्रह कहा था, जिसे उन्होंने क्या कहा था, सत्याग्रह कहा था। ठीक है, आइए, आजकल वो अलग बात है कि लोग गांधी को गाली देते हैं, सुनो कि गांधी को गाली देने लगती, ये अरे ऐसा कुछ नहीं यार, गांधी ने जितना स्ट्रगल किया है, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे, तुम्हारा तो वो ये नहीं औकात होता कि अपने गांव के मुखिया तो छोड़ो, वार्ड मेंबर के खिलाफ तो एक शब्द बोल के देखो, और गांधी को कहते हो। खैर छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, सत्याग्रह के विचार ने सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर क्या दिया, बल दिया। सत्याग्रह के विचार जो थे वो सत्य की शक्ति की, भाई सत्य में पावर होता है, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर क्या दिया, बल दिया। याद रहेगा, तो सत्याग्रह में क्या, सत्याग्रह के विचार ने क्या किया, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज की आवश्यकता पर क्या दिया, बल दिया। अब आगे देखिए क्या हुआ, यह सुझाव दिया कि अगर, इनका मानना था कि अगर कारण सच्चा था और संघर्ष अन्याय के खिलाफ था, मतलब क्या था, कारण सच्चा था, बिल्कुल था, और संघर्ष अन्याय के खिलाफ। तो देखो, एक होता है कि आप सही जगह पे जा रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हो, किसी गलत लोगों के विरुद्ध जा रहे हो, आप जा रहे हो लेकिन किस दिशा में जा रहे हो, आप सच्चे के खिलाफ जा रहे हो तो आपके कोई साथ नहीं आएगा। ये क्या था, संघर्ष जो था वो अन्याय के खिलाफ था, तब उत्पीड़न से लड़ने के लिए शारीरिक बल आवश्यक नहीं था। इनका मानना था कि कारण अगर सच्चा हो, अन्याय के खिलाफ हो, तब उत्पीड़क से लड़ने के लिए शारीरिक बल की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। इनका तो कहना था कि भाई बुद्धि से लड़ो, पर आजकल का लोग दिमाग का मोटा, शरीर से लड़ने लगता है ना। देखिए, उसके बाद देखिए आगे क्या है, माना प्रतिशोध लेने या आक्रामक होने के बिना इनका मानना था कि भाई प्रतिशोध का मतलब होता है किसी से बदले की आग में मत जलो कि मुझे बदला लेना है,
पर आजकल लोग ऐसा ही सोचते हैं, बदला लेने, प्रतिशोध लेने या आक्रामक होने के बिना, इनका मानना था ना गुस्सा होना है। बिल्कुल नहीं, एक सत्याग्रह हिंसा के माध्यम से लड़ाई जीता जा सकता है। इनका मानना था कि प्रतिशोध लेने या गुस्सा करने या कोई नहीं, सत्याग्रह मतलब सत्य के रास्ते अहिंसा पे चल के माध्यम से लड़ाई क्या हो सकता है, जीता जा सकता है। या उत्पीड़क के विवेक को अपील करके किया जा सकता है, उत्पीड़क के जो विवेक है, जो बुद्धि है, उसका इस्तेमाल करके किया जा सकता है। ठीक है, आइए लोगों को, जो लोग हैं उत्पीड़कों सहित, माने जो उत्पीड़क है, जो उससे जूझ रहे हैं सहित को सच्चाई देखने के लिए राजी करना पड़ा। सच्चाई देखने के लिए क्या करना पड़ा, राजी करना पड़ा, उसको मनाना पड़ा, बजाय इसके कि उन्हें हिंसा के उपयोग के माध्यम से सच्चाई स्वीकार करने के लिए क्या किया जाए, मजबूर किया जाए। बड़ा बात को समझेगा कि इसके लिए उन्हें हिंसा के उपयोग के माध्यम से सच्चाई स्वीकार करने के लिए क्या किया जाए, मजबूर किया जाए। उसके बाद देखिए, इस संघर्ष से सत्य अंततः जीत के लिए क्या था, बाध्य था। सत्य अंततः जीत के लिए क्या था, बाध्य था। ठीक है, देखिए कितना स्ट्रगल करे थे गांधी जी ने। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब इनका मानना था कि महात्मा गांधी का मानना था कि अहिंसा या धर्म सभी भारतीय एकजुट हो सकता है। अहिंसा का या धर्म सभी भारतीयों का क्या कर सकता है, एकजुट कर सकता है। ठीक है, गांधी जी का मानना था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है। भारत पहुंचने के बाद कहां पहुंचने के बाद, भारत पहुंचने के बाद देखिए, भारत पहुंचने के बाद महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन मतलब संगठित किया। विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को क्या किया, संगठित करने का काम किया। ठीक, 1916 में उन्होंने किसानों के दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। आपसे पूछा जाएगा बिहार के चंपारण की यात्रा कब की, तो 1916 में। क्यों किए, उन्हें किसानों के दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की। याद रहेगा। उसके बाद हाँ बोला ना, सेकेंड, कि पीछे कौन गए थे, छोड़ा तो निकाल कहाँ ना कहाँ ले जाएगा के लिए। देखिए फिर उन्होंने क्या किया कि 1917 में उन्होंने गुजरात के खेरे जिले में किसानों के समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का क्या किया, आयोजन किया। आपसे पूछा जाएगा गुजरात का कौन सा जिला, तो कहना गुजरात का खेरा जिला। कौन जिला, खेरा जिला, है ना। किसानों का समर्थन करने के लिए सत्याग्रह का क्या किया, सत्याग्रह का क्या किया था, आयोजन किया। उन्होंने फसल की विविधता और एक प्लेग महामारी से परेशानी थी, क्यों किया उस समय में किसानों का, तो फसल उसका पूरा बर्बाद हो गया था और प्लेग महामारी से क्या था, प्रभावित था। खेरा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे, जो खेरा के किसान थे वो राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे और मांग कर रहे थे कि राजस्व संग्रह करने में क्या दी जाए, ढील जाए, कि राजस्व जो मुझे जमा करना है, जो आप टैक्सेस लेते हो उसमें हमें क्या किया जाए, छूट किया जाए, ढील दिया जाए। इसीलिए गांधी जी ने गुजरात के खेरा में 1917 में गए और किसानों की मांग को रखे। 1918 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए अहमदाबाद गए थे। कहां गए थे, फिर पूछा, ऑब्जेक्टिव बनता है यहां से क्वेश्चन। 1918 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहां गए, अहमदाबाद। 1916 में बिहार के चंपारण में आया, 1917 में गुजरात के खेरा जिला में गए और अहमदाबाद में कब, 1918 में। क्यों गए, तो कपास मिल के श्रमिकों के बीच सत्याग्रह करने के लिए गए।
आगे बढ़िए। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय श्रमिकों ने 6 नवंबर 1913 को क्या वोल्क सरस्ट के माध्यम से मार्च किया, मतलब घूमे फिरे मार्च करना, फ्लैग करना। महात्मा गांधी के न्यूकैसल के ट्रांसवाल तक मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे, वहां महात्मा गांधी उस मजदूरों का क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखिए, जब मार्च करने वाले को रोका गया, बात को समझिएगा, जब मार्च करने वाले को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, दक्षिण अफ्रीका की बात है, तो हजारों और कार्यकर्ता अधिकारों से वंचित नस्लवादी कानूनों के, मतलब गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया, तो हजारों और कार्यकर्ता वंचित नस्लवादी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए, गैर गोरों के लिए, मतलब गोरों अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हो गए। उसके बाद देखिए क्या है, अब आते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब वही है भारत में राष्ट्रवाद। ये भाग 4 में हम पढ़ेंगे, रॉलेट एक्ट यानी रॉलेट कानून के बारे में, भाग 1, इसका भाग 2 भी होगा। तो भाग 1 भाग 2 को आज हम पढ़ते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान से आप देखिएगा, सीखिएगा। देखिए, सबसे पहले द रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट कानून। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आप सब जानते हो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड इसी मतलब कानून के विरोध में इकट्ठा हुए लोगों को अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी, इसी कारण ऐसा हुआ था। एक सेकंड, जरा बैटरी चेंज कर लो। देखिए, इस सफलता से उत्साहित होकर पीछे की जो सफलता हमने गांधी जी के बारे में पढ़े थे, गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट अधिनियम, जो रॉलेट कानून था, 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि रॉलेट क्या था, कैसी कानून थी, कौन सा अधिनियम था। देखिए, भारतीय सदस्यों के एकजुट विरोध के बावजूद भी इस अधिनियम को इंपीरियल विधान परिषद के माध्यम से जल्दीबाजी में पारित किया गया। जरा आप समझिएगा बात को, जो भारतीय सदस्य थे एकजुट उसका विरोध कर रहे थे कि इस नियम को हम नहीं आने देंगे, इसका हम विरोध करते हैं, है ना। फिर भी उसको अधिनियम को इंपीरियल विधान परिषद के माध्यम से जल्दीबाजी में क्या किया, पारित किया। इंपीरियल, आप उस समय के पेपर का कट है, देख भी सकते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्लैक बिल नंबर 1 पास्ट सब है। देखिए, उसके बाद क्या हुआ, इसने सरकार को भारी शक्तियां दी। अब वो कहोगे कानून क्या था, तो देखिए, इसने सरकार को भारी शक्तियां दी, राजनीतिक गतिविधियों का दमन और बिना मुकदमे राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। बिना किसी वारंट, बिना किसी कारण बताए हुए 2 साल तक जेल में रख दिया जाएगा किसी क्रांतिकारी को जो मतलब सरकार के खिलाफ है या उसकी गलत नीतियों का, है ना, विरोध कर रहा है। आइए, महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक सविनय अभियान चाहते थे, जो 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ शुरू हुआ। कितने अप्रैल को? 6 अप्रैल को हड़ताल के साथ ये शुरू हुआ गांधी जी का। ठीक, मतलब एक बात हमेशा याद रखिएगा, गांधी जी कभी हिंसक की बात नहीं करते, हिंसा की कभी बात नहीं करते, ये सिर्फ अहिंसा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है,
विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई। जरा आप ध्यान से समझिएगा क्या किया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध में विभिन्न शहरों में रैलियां आयोजित की गई, रेलवे कार्यशालाओं में कर्मचारी हड़ताल पर गए, दुकानें बंद की गई। ठीक है, ये सब उसका विरोध करने का तरीका था। लोकप्रिय उत्थान से चिंतित था, मतलब लोकप्रिय जो उत्थान हुआ, जो लोगों में उससे चिंतित और डर गया कि संचार की लाइनें, जैसे जो संचार की लाइनें हैं जैसे रेलवे, टेलीग्राफ बाधित हो जाएगा, है ना। ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने का फैसला किया। अब वो चिंतित हो गया कि लोग अगर इस तरीके से कर रहा है तो हमारी रेलवे, टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन ये सब के सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे। ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रवादियों पर शिकंजा कसने का क्या कर लिया, फैसला कर लिया कि जो भी इस जुर्म, जो भी इस हड़ताल में, जो भी इस विरोध में शामिल है उस पर जल्दी से जल्दी शिकंजा कसा जाए। अमृतसर से स्थानीय नेताओं को उठाया गया। कहां से, और सब हम लोग जानते हैं भाई अमृतसर कहां पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है, याद रखिएगा। वहां से स्थानीय नेताओं को उठाया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया। ये मतलब था कि महात्मा गांधी भाई दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम सब लोग जानते हैं किसान विरोध कर रहा था, तो कैसे हमने देखा कि वहां की सरकारें, तरह तरह की डरी हुई सरकारें पूरे रास्ते पे किल बिछाने का काम किया था। पता आप लोगों को, किल बिछाने का काम किया था कि दिल्ली तक किसान महासभा, किसान पहुंच न पाए अपना ट्रैक्टर लेके। उसी समय महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से क्या किया गया, रोका गया। अब आगे 10 अप्रैल को, कब, 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्वक जुलूस पर गोलीबारी की। कितने, 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्वक मतलब जुलूस पर क्या की, गोलीबारी की, जिससे व्यापक हमला हुए। कहां कहां हमला, बैंक पर हमला हुआ, यहाँ रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, है ना, तरह तरह के मतलब लोग मतलब विरोध करना, हमला करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए मार्शल लॉ लगाया गया। कौन लॉ लगाया गया, सब लोग समझे, मार्शल लॉ लगाया गया और जनरल डायर को कमान संभाली। कौन, जनरल डायर यही है। इन्होंने ही 13 अप्रैल 1919 को निहत्थे लोगों पर जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोली बरसाने इसी के ऑर्डर पे चला था। मार्शल लॉ क्या होता है, देखिए सैन्य सरकार जिसमें एक सामान्य कानून का निलंबन शामिल है, उसी को कहते हैं मार्शल लॉ। आगे देखिए क्या, 13 अप्रैल को कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना हुई। 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटित हुई, जिसमें हजारों लोग करीब करीब मारे गए थे। कितनी दुखद बात थी। आइए आगे देखिए, उस दिन अमृतसर के एक मेले में शामिल होने आए ग्रामीणों की भीड़ जलियांवाला बाग के बंद मैदान में इकट्ठी हो गई। उस दिन अमृतसर में एक मेला लगा था। मेला में शामिल होने आए ग्रामीणों की भीड़ जलियांवाला बाग के अंदर क्या मैदान में क्या हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। देख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हुआ, शहर से बाहर था वो मेला, तो किसी भाई मतलब आउट जगह में ही लगता है, फ्री स्पेस में लगता है। शहर से बाहर होने के कारण वे लगाए गए मार्शल लॉ से क्या थे, अनजान थे। उनको पता नहीं था कि भाई मार्शल लॉ लगा हुआ है। शहर से बाहर होने के कारण उनको जानकारी नहीं मिल पाई थी। ठीक है, उसके बाद कुछ लोग सरकार के नए दमनकारी उपायों के में विरोध में आए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि मैच देखने भी लोग जाता है तो किसी सरकार के गलत गतिविधियों का प्रचार मतलब उजागर करता है, विरोध करता है, या अच्छी चीजों का पोस्टर बैनर लगा के दिखाता है, ये भी देखे होंगे। तो उस मेले में आए लोग ने कुछ सरकारों के दमनकारियों उपायों के विरोध में आए थे। उस सरकार का कोई क्या करने लगे, विरोध करने लगे। उसके बाद अन्य लोग वार्षिक बैसाखी मेले में भाग लेने आए थे, और वार्षिक बैसाखी जो था उस मेले में अन्य लोग भाग लेने आए थे, और कुछ लोग इसी उद्देश्य से गए थे कि हमको वहां विरोध करना, वहां दिखाना, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए डायर उस क्षेत्र में प्रवेश किया, निकास बिंदुओं को अवरुद्ध कर दिया। कैसे वो घटना हुई थी वो समझिए। जब डायर को मतलब कमान मिला था संभालने को, तो डायर वहां गया, उस क्षेत्र में प्रवेश किया। निकास बिंदु मतलब एग्जिट पॉइंट को, जिस गेट से बाहर निकलते उस गेट को बंद कर दिया, अवरुद्ध कर दिया। वीर पर गोलियां चलाई और सैकड़ों हजारों लोग क्या हुए, मारे गए। उसके बाद उसका उद्देश्य था प्रभाव पैदा करना, डर भय पैदा करना, ताकि सत्याग्रह के मन में भय और भय की भावना पैदा हो सके। उनका मानना था कि अगर एक को गोली मारो तो 1000 डरेगा, समझ रहे हो, एक को धमकाओ तो 10 डरेगा, 100 डरेगा। उसका उद्देश्य था प्रभाव पैदा करना, ताकि सत्याग्रह के मन में भय और भय की भावना क्या हो सके, पैदा हो सके। यह है जनरल डायर। आगे देखिए क्या है।
अब इसी का नेशनलिज्म इन इंडिया द डायलेक्टिक पार्ट 2। मैंने कहा था कि भाई ये 2 पार्ट में है, मैंने एक पार्ट 1 पढ़ाया, ये पार्ट 2 की बात हम करेंगे। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए, जालियांवाला बाग खबर फैलते ही उत्तर भारतीय शहरों की सड़कों पर क्या हो गई? भीड़ उमड़ गई। अब इमेजिन करो, ये भारत का हमारा नक्शा है, जानते हो, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, दाएं साइड ईस्ट और इधर वेस्ट, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उत्तर भारत का जो इलाका था, जैसे हम लोग उत्तर भारत में पढ़ते हैं, उस इलाकों में खबर फैलते ही भारतीय क्या किए? शहरों पर उतर आए, है ना, मतलब शहरों में सड़कों पर उतर आए। उसके बाद कहां कहां हमला करने लगे? वहां थे, हमला करने लगा, पुलिस के साथ झड़प हुआ, सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे, मतलब रुके नहीं, मतलब रुकने का कोई नाम नहीं। क्या करने लगे? हमला, पुलिस के साथ झड़प करने लगे, सरकारी इमारतों पर हमले करने लगे। सरकार ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, सरकार उसका भी जवाब दिए, सरकार ने क्रूर दमन के साथ क्या किया? जवाब दिया। लोगों को अपमानित करने और आतंकित करने की मांग की, एकदम मांग करता गया। सत्याग्रह की जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, सड़कों पर रेंगना पड़ा, सभी साहबों को सलाम कर गांव पर बमबारी की गई, लोगों को कोड़े मारे गए। पंजाब के गुंजर आसपास, अब पाकिस्तान में वो हिस्सा पड़ता जहां पे मतलब गोलीबारी की गई थी, गुंजर है ना, गुजरावाला आजकल वो पंजाब के हिस्से में है। जब आजादी से पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान एक ही था, ठीक है। 1947 में ना हमारे देश का पार्टीशन हो गया, तो उस समय में उसका भी। अब आगे देखिए क्या हुआ। हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन बंद कर दिया। ये जो देखा कि ये बड़ा सा रूप ले रहा है, ये अब मतलब गांधी जी का तो एक ही मानना था कि भाई हम ना अहिंसा कभी नहीं चाहते, हिंसा नहीं होना देना चाहते हैं, अहिंसा के रास्ते पे हम चलना चाहते हैं, लोगों में मार काट, ये इस तरीके से हम कोई भी चीज का विरोध करना नहीं चाहते। तो हिंसा फैलते देखा महात्मा गांधी ने, देखे तो उस आंदोलन को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया, बंद कर दिया, रोक दिया। आगे देखिए क्या है। उसके बाद जबकि रॉलेट सत्याग्रह का एक व्यापक आंदोलन था, क्या था? व्यापक आंदोलन था, और अभी भी ज्यादातर शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। ये बड़ा था लेकिन फिर भी ज्यादातर शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को भारत में एक अधिक व्यापक आधार है ना कि आंदोलन शुरू करने की क्या आवश्यकता हो गई, अधिक आंदोलन करने की क्या हो गई? आवश्यकता हो गई। लेकिन वह निश्चित थे कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक साथ लाए बिना कोई आंदोलन आयोजित नहीं किया जा सकता। ये जरा गौर करने की बात है। जरा आप इस चीज को समझो, जिस देश में हम रहते हैं, जहां देश में सभी धर्मों के लोग हैं, सभी अब आपस में ही धर्म के नाम पर लोग लड़ेंगे तो देश का विकास होगा। खैर वो अलग बात है कि आज के राजनेता भी अपने धर्म के नाम पे लोगों से वोट मांगते हैं, अपने कामों के नाम पे नहीं, तो लोगों में बांटने का काम करते हैं। तो गांधी जी का मानना था कि कोई भी चीज में हमें सक्सेस होने के लिए, कोई भी आंदोलन को हम जीतने मतलब उससे जीते, उसके लिए हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाए बिना हम ये आंदोलन आयोजित नहीं कर सकते। किनका मानना था? गांधी जी का मानना था। समझ में आ रहा? अब आगे देखिए क्या हुआ। उन्होंने महसूस किया कि ऐसा करने का एक तरीका खिलाफत मुद्दे को उठाना था। उन्होंने सोचा कि हमारे साथ मुसलमान कैसे आएंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम एक खिलाफत का मुद्दा उठाएंगे जिससे हमारे पक्ष में हमारे साथ मुसलमान आएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में, मतलब अब ये समझेंगे कि भाई खिलाफत क्या था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध तुर्क और तुर्की के हार के साथ समाप्त हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध तुर्क और तुर्की के हार के साथ क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए ऐसी अफवाहें थी, रियल नहीं है, ऐसी अफवाहें थी कि इस्लामी दुनिया के आध्यात्मिक प्रमुख ऑटोमन सम्राट यानी खलीफा, ठीक है, पर एक कठोर शांति संधि लागू होने जा रही थी। मतलब कठोर शांति मतलब शांति संधि क्या होने जा रही थी? लागू होने जा रही थी। खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बे के एक खिलाफत समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। 1919 में बम्बे की एक समिति ने क्या किया? गठन किया गया। आइए, मोहम्मद अली और शौकत अली कौन है? ये दो मुस्लिम नेता थे। मोहम्मद अली और शौकत अली जैसे मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी इस मुद्दे पर एकजुट सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की। कौन कौन? तो मोहम्मद अली
और कौन? शौकत अली, मुस्लिम नेताओं की एक युवा पीढ़ी थी इस मुद्दे पर, खिलाफत के मुद्दे पर, है ना, सामूहिक कार्रवाई की संभावना के बारे में महात्मा गांधी के साथ क्या किए? चर्चा की। उसके बाद गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छतरी के नीचे लाने का अवसर के रूप में देखा। गांधी जी ने सोचा कि इस मुद्दे के तहत हम जितने भी मुसलमान हैं उनको एक छतरी के नीचे ला पाएंगे, है ना। गांधी जी ने इसे मुसलमानों को एकीकृत राष्ट्रीय आंदोलन की छतरी के नीचे लाने के अवसर के रूप में देखा कि जितने भी मुसलमान हैं उनको हम एक साथ एक छतरी के नीचे ला पाएंगे अपने अथक प्रयासों के साथ। अब आगे देखिए, सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में, कब? अब पूछा जाएगा, कांग्रेस के कलकत्ता सत्र, कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में उन्होंने खिलाफत के समर्थन के साथ साथ स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के अन्य नेताओं को क्या किया? आश्वस्त किया कि हम ये करेंगे। कब? 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कब? तो खिलाफत के समर्थन के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब खिलाफत का समर्थन किया गया? तो कांग्रेस के सितंबर 1920 के मतलब सत्र में, है ना, अधिवेशन उसी को होता है। और आवश्यकता नेता को क्या किया? क्या आश्वस्त किया। अब आगे देखिए क्या है, जनरल डायर के रेंगने का आदेश ब्रिटिश सैनिकों द्वारा अमृतसर पंजाब 1919 का ये फोटो है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, अब भारत में राष्ट्रवाद, असहयोग क्यों, असहयोग आंदोलन, इसके बारे में ढेर मतलब विशेष चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो पढ़ने वाले बच्चों तक शेयर करें और अधिक से अधिक मन लगा के मेहनत से पढ़ो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे मोटिवेशन को थोड़ा आगे बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। मन से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, लग के पढ़िए, भिड़ के पढ़िए। मैं आपके लिए ढेर सारे कंटेंट बारी बारी से एक एक विषय, एक एक टॉपिक का विस्तृत रूप में देने का प्रयास करूंगा, ठीक है।